कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगल से, जहां एक कपल जिनका नाम रिची और हैली है वो हिल क्लाइंबिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही रिची ऊपर पहुंचता है इसे एक नदी दिखाई देती है जो कि काफी गंदी होती है और वह हैली से कहता है कि तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। इसी दौरान हैली का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगती है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए एक बार फिर से चढ़ने की कोशिश करती है। वह रिची को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन रिची कहीं दिखाई नहीं देता है और तब वह परेशान हो जाती है। तभी अचानक उसके चेहरे पर खून के कुछ कतरे गिरने लगते हैं और तभी इसके नजर रिची पर जाती है, जिसे कोई ऊपर से उठाकर नीचे फेंक देता है। कोई जोरों से उसे ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वह अपनी रस्सी खुद काट देती है। रस्सी कटने की वजह से वह खुद को संभाल नहीं पाती है और नीचे गिर जाती है और तब उसकी नजर रिची के लाश पर पड़ती है। वह काफी डर जाती है और इसी दौरान पहाड़ी से कुछ उसे आवाजें सुनाई देने लगती है और वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है और वह गिर जाती है और वह आदमी जिसने रिची को ऊपर से नीचे फेंका था वह उसे खींच कर ले जाता है। तभी हमें न्यूज में बताया जाता है कि इस इलाके में एक के बाद एक अलग अलग वारदातें हो रही हैं, जहां कई गाड़ियां लापता हो चुकी हैं। यहां तक कि कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने कुछ अजीबोगरीब चीजों को यहां देखा है। इसके बाद हमें एक गाड़ी इस इलाके से गुजरता हुआ दिखाई देता है। वह आदमी कैरिस होता है जो कि अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, लेकिन जाने के दौरान वह एक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है और वह अपने इंटरव्यू के लिए लेट होने लगता है। तब वह गाड़ी से उतरकर अपने आगे वाले ट्रक पर जाता है और वहां के ड्राइवर से बात करता है। उससे पूछता है कि यह ट्रैफिक जाम क्यों है। तब उसे ड्राइवर बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गई है, उसी की वजह से यह ट्रैफिक जाम है और इसके वजह से उसे कई घंटे यहीं पर गुजारने पड़ेंगे। यह सब सुनकर कैरिस कार में वापस आ जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद वह गाड़ी को घुमाता है और दूसरा रास्ता ले लेता है और वह अपनी कंपनी में अपने लेट होने का कारण बताता है। लेकिन इन जंगलों की वजह से उसकी बात ठीक तरह से नहीं हो पाती है और तभी उसकी नजर एक गैस स्टेशन पर पड़ती है और वह अपनी गाड़ी वहां ले जाता है। तभी उसे रास्ते में एक के बाद एक बहुत सी गाड़ियां दिखाई देती हैं और तब वह जाकर गैस स्टेशन पर पहुंचता है। तब वह जाकर स्टेशन मालिक से बात करता है जो कि काफी बीमार दिखाई दे रहा था। वहां पर उसे एक टेलीफोन दिखाई देता है। वह अपनी कंपनी में कॉल करता है, लेकिन फोन डेड है इसलिए उसकी बात नहीं हो पाती। तब वह गैस स्टेशन के मालिक से शहर पहुंचने के दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह आदमी इसे कुछ नहीं बताता है। तभी उसकी नजर एक नक्शे पर पड़ती है जहां उसे शहर पहुंचने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। तब वह गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते के बारे में पूछता है और तब वह गाड़ी लेकर उस रास्ते की तरफ निकल जाता है। वह एक ऐसा रास्ता है जो कि घने जंगलों से होकर गुजरता है। जाते हुए उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं, जहां एक रास्ते पर शॉर्टकट का साइन लिखा होता है और तब वह अपने गाड़ी को कच्चे रास्ते की तरफ ले जाता है। उसकी नजर अचानक एक मरे हुए हिरन पर जाती है। हिरन को देखने के चक्कर में उसकी गाड़ी सामने से आ रही गाड़ी से टकरा जाती है। दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में कैरिस बच जाता है, लेकिन दूसरे कार के मालिक उस कार के नजदीक आते हैं। कैरिस उन लोगों से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि जो भी नुकसान होगा वह पेमेंट कर देगा। साथ ही वह इनसे पूछता है कि तुमने बीच सड़क पर गाड़ी क्यों खड़ी की थी। जहां एक लड़की जिसका नाम फ्रेंसिन है वह उसे बताती है कि सड़क पर किसी ने कटीली तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक टायर फट गया है। उन्हीं में से एक लड़की कहती है कि पिछले गैस स्टेशन पर जाकर वह मदद के लिए किसी को कॉल करे, लेकिन कैरिस इन्हें वहां जाने से मना कर देता है और तभी उनमें से 2 लोगों को छोड़कर सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और ये 2 लोग इवान और फ्रेंसिन यहाँ कार की देखभाल के लिए रुक जाते हैं। ये लोग पैदल जा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक मरे हुए नेवले पर जाती है, जिसे किसी ने बुरी तरह उसके पेट को फाड़कर मार दिया था और वहीं थोड़ी दूर जाकर उन्हें जलती हुई गाड़ियों के टायर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन तभी वह कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ते रहो। वहीं हम फ्रेंसिन और इवान को देखते हैं, जिन्हें पास की झाड़ियों से कुछ आता हुआ महसूस होता है। इवान उस चीज को देखने जाता है और वह बहुत देर तक वापस नहीं आता है। फ्रेंसिन बहुत देर इंतजार करने के बाद परेशान हो जाती है और तब वह उसे ढूंढने के लिए जाती है। चलते हुए उसकी नजर इवान के जूते पर जाती है। थोड़ा आगे चलकर उसे इवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है। वह इसे देखकर रोने लगती है और तभी एक शख्स पीछे से आकर उसे जान से मार देता है। वहीं ये चारों लोग मदद के लिए जा रहे होते हैं। चलते हुए इनकी नजर एक घर पर जाती है और तब वह मदद मांगने के लिए घर पर जाते हैं। इसी घर के सामने ढेर सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं। ये लोग मदद मांगने के लिए घर का दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन इस घर में कोई नहीं होता है और दरवाजा खुला होता है। ये लोग कॉल करने के लिए घर के अंदर आते हैं, जहां इनकी नजर खाने के टेबल पर पड़ती है। घर को देखकर ऐसा लगता है कि सदियों से इस घर की सफाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ चश्मे और गाड़ियों की चाबियां यहाँ पड़ी हुई हैं। तब वह जाकर जैसे ही फ्रिज को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर बहुत से इंसानी अंग रखे होते हैं। जेसी को भी एक कमरे में वही कटीली तार दिखाई देती है
जिस तार में फंसकर उनकी गाड़ी पंचर हुई थी। तब ये लोग समझ जाते हैं कि इस घर में उन्हें खतरा है और तब ये लोग भागने लगते हैं। तभी क्रिस की नज़र एक ट्रक पर पड़ती है जो कि इनकी गाड़ियों के साथ वहां आ रही होती है। चारों घर के पिछले दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वह बंद होती है और अब वह कातिल घर के अंदर आता है और अंदर आते ही वह फ्रेंसिन की लाश को जमीन पर फेंक देता है। वहीं नीचे कैरिस और जेसी छुपे हुए होते हैं और वह इस डेड बॉडी को देखकर बहुत डर जाते हैं। वहीं हमें पहली बार 3 आदमखोर दिखाई देते हैं जो कि फ्रेंसिन की लाश को उठाकर एक टेबल पर रखते हैं और अपने तेज धारदार हथियार से उसे काटने लगते हैं। इस खतरनाक नज़ारे को देखकर जेसी चिल्लाने लगती है लेकिन तभी स्कॉट इसके मुंह पर हाथ रख देता है। कुछ देर बाद ये लोग उस लाश को खाकर सो रहे होते हैं जहां मौका पाकर ये लोग भागने की सोचते हैं लेकिन तभी एक आदमखोर नींद से उठ जाता है और इन लोगों को भागता हुआ देख लेता है और तब ये लोग जल्दी से भागने लगते हैं लेकिन वह तीनों आदमखोर अब इन लोगों को ढूंढने लगते हैं और इनके पीछे आ जाते हैं। तभी क्रिस एक प्लान बनाकर इनकी गाड़ियां चोरी करने की सोचता है और चिल्लाते हुए उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है लेकिन तभी एक आदमखोर उसे शूट कर देता है जो कि जाकर उसके पैर में लगती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। यहीं पर स्कॉट हमें दिखाई देता है जो कि जंगल में भागता रहता है। जैसे ही स्कॉट की नज़र इस ट्रक पर जाती है वह ट्रक को चुराने की सोचता है लेकिन उसी वक्त एक तीर उसके सीने में आर पार हो जाता है। जब आदमखोर स्कॉट को मार रहे होते हैं ये तीनों ट्रक चुराकर वहां से भाग जाते हैं लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और इन सबको वह ट्रक वहीं पर छोड़ना पड़ता है। तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वक्त शाम का हो जाता है और ये तीनों आदमखोर उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तीनों भागते हुए एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं जहां कार्ली इन्हें ऊपर देखने का इशारा करती है। ये लोग जैसे ही ऊपर देखते हैं एक वॉच टावर होती है। ये लोग वॉच टावर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और ये तीनों ऊपर चढ़ने लगते हैं लेकिन ऊपर कोई भी नहीं होता है। जेसी को वहां पर एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है और वह तब क्रिस की मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। कार्ली रेडियो ऑन करके मदद मांगती है लेकिन दूसरी ओर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी क्रिस को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह नीचे देखने लगता है। तब उसकी नजर उन तीनों आदमखोरों पर पड़ती है और तीनों टावर के पास आ जाते हैं और टावर पर चढ़ने लगते हैं। आदमखोरों को ऊपर चढ़ता देख ये तीनों वॉच टावर के एंट्री गेट पर ढेर सारा सामान रखना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद आदमखोर वहां से चले जाते हैं। तब कार्ली हेल्प के लिए अपना लोकेशन बताती है लेकिन वो आदमखोर रेडियो के वायर को काट देते हैं और वह टावर को आग लगा देते हैं। वो लोग अपनी जान बचाने की सोचते हैं और वो लोग खिड़की को तोड़ देते हैं। तभी क्रिस को खिड़की से कुछ पेड़ दिखाई देते हैं जो कि वॉच टावर से सटे होते हैं और ये तीनों वहां पर कूद जाते हैं लेकिन वह तीनों आदमखोर वहां पर छुपे होते हैं और इन लोगों की नजर उन पर पड़ जाती है। ये आदमखोर पेड़ पर चढ़ने लगते हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए। वो लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने लगते हैं और तभी एक आदमखोर कार्ली के नजदीक पहुंच जाता है और वह आदमखोर कार्ली पर अटैक कर देता है और उसके चेहरे के 2 टुकड़े कर देता है। क्रिस किसी तरह वहां से जान बचाकर भागता है और तब उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक गाड़ी की होती है और वह देखता है कि वह गाड़ी एक पुलिस वैन है। वह भागते हुए उस गाड़ी को रोकता है और जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां पर रुकती है एक तीर पुलिस वाले की आंख के आर पार हो जाती है और वहीं पर हम एक आदमखोर को देखते हैं जो कि क्रिस को मारने आता है लेकिन क्रिस अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाता है और तब वह आदमखोर क्रिस को पकड़ने के लिए नीचे झुकता है लेकिन वह गाड़ी के नीचे कुछ नहीं पाता है और तब वह हैरान रह जाता है और तभी हमें एक घर दिखाई देता है जहां इन आदमखोरों ने जेसी को बांधा हुआ है। एक आदमखोर जैसे ही जेसी को मारने लगता है उसे बाहर से आती हुई एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है जिसे देखकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी क्रिस गाड़ी लेकर सीधा उस घर में घुसा देता है और उस आदमखोर को कुचलकर मार देता है। गाड़ी से उतरने के बाद एक नुकीली तार से वह दूसरे हैवान को भी मार देता है और क्रिस जेसी को बचा लेता है लेकिन तभी एक आदमखोर पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। आदमखोर क्रिस को मारने ही वाला होता है लेकिन जेसी उस आदमखोर पर तीर से हमला कर देती है और वह आदमखोर मारा जाता है। अब वह दोनों घर से बाहर निकलते हैं लेकिन उसी वक्त क्रिस की नजर पुलिस की गाड़ी पर जाती है जहां वह इस गाड़ी के फ्यूल बॉक्स को अपना निशाना बनाता है और जिसके वजह से वहां एक जोरदार धमाका होता है और यह घर बुरी तरीके से जल जाती है और तब ये दोनों एक ट्रक पर बैठकर पुराने वाले गैस स्टेशन पर चले जाते हैं। उस आदमखोर के ट्रक को देखकर गैस स्टेशन का मालिक दरवाजा बंद कर देता है और तभी क्रिस ट्रक से उतरता है और वहां पर लगे मैप को उतार कर वहां से चल देता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।